हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्डिक्ट एंड व्यूज। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 2 की, जो बताता है पनिशमेंट्स के बारे में। यह चैप्टर बताता है कि कौन कौन सी पनिशमेंट दिए जा सकते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो अगर आप इंडियन लॉ को समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 4, जो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है, जिसमें सबसे पहली पनिशमेंट दी गई है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी बेसिकली सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है डेथ पेनल्टी की, वो अपहेल्ड करी है बहुत सारे केसेस में, और यह बोला है कि ये सिर्फ एक्सेप्शनल पेनल्टी है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जा सकती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रीन हमें बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1918 का जजमेंट है, उसमें दी गई थी। मतलब डेथ पेनल्टी जब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा तभी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ फैक्टर्स दिए थे कंसिडर करने के लिए कि जब एक ट्रायल कोर्ट जजमेंट देगा और उसमें अगर वो डेथ पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं तो उनको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर है कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस। किन किन ऑफेंसेस में सर्कमस्टांसेस में या फिर किन किन सर्कमस्टांसेस में एक ऑफेंस किया गया है और किस ऑफेंडर ने करा है। ऑफेंडर जैसे फॉर एग्जांपल एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो सकता है, एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो सकता है। तो कोर्ट को ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं डेथ सेंटेंस इम्पोज करने से पहले। और कोर्ट को ये भी देखना है कि कौन से सर्कमस्टांसेस एग्रवेटिंग हैं और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है डेथ पेनल्टी देने से पहले। अब एग्रवेटिंग सर्कमस्टांसेस की बात करें हम, फॉर सपोज दो लोगों ने चोरी करी। एक ने चोरी करी, उसका इंटेंशन था, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो चोरी करता रहता है। और दूसरे पर्सन ने चोरी करी, उसने खाना चुराया है भूख के मारे। तो यहाँ पर अगर हम सर्कमस्टांसेस या मोटिव की बात करें तो दोनों के मोटिव में बहुत डिफरेंस है। तो अगर फर्स्ट ऑफेंडर की बात करें जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसके एग्रवेटिंग सर्कमस्टांसेस, एग्रवेटिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि वो बार बार चोरी कर रहा है। अगर हम बात करें सेकंड ऑफेंडर की, जिसने खाने के लिए चोरी करी है, उसके मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं। तो कोर्ट को डेथ पेनल्टी देने से पहले चार फैक्टर्स देखने हैं कि किस सर्कमस्टांसेस के अंडर ऑफेंस करा है, ऑफेंडर कौन है, एग्रवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं और मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। इफ वी टॉक अबाउट एक्सेसिव डिले, तो कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जजमेंट है, उसमें ये बोला था कि अगर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, एक्सेसिव डिले हो रहा है डेथ सेंटेंस को कैरी आउट करने में, ठीक है, तो फिर ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकता है कि ये जस्टिफाई करता है कम्यूटेशन को। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर डाउटफुल केस है। अगर डाउट नहीं होता तो कोर्ट डायरेक्टली डेथ सेंटेंस दे सकती थी, लेकिन डाउट है इसीलिए ही एक्सेसिव डिले हो रहा है, तो ये कम्यूटेशन को जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पर। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट केस, जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कोर्ट ने 5 कैटेगरीज लेट डाउन करी थी कि जजेस को क्या क्या कंसिडर करना है वाइल इम्पोजिंग डेथ पेनल्टी। तो हम देखते हैं वो पांचों कैटेगरीज। पहला है मैनर इन विच क्राइम वाज कमिटेड। कितनी ग्रेविटी के साथ, कितनी सीरियसनेस के साथ, किस मैनर में एक ऑफेंस हुआ है, कोर्ट सबसे पहले ये देखेंगे। सेकंड, मोटिव। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो लोगों ने चोरी करी, एक ने चोरी करी, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो चोरी करता रहता है, और दूसरे पर्सन ने चोरी करी खाने के लिए, तो यहाँ पर दोनों के मोटिव में डिफरेंस है। तो जो पर्सन सीरियस ऑफेंस कर रहा है और जिस पर्सन ने कुछ ऐसा मोटिव है जो बहुत सीरियस नेचर का नहीं है, तो फिर उसको मिटिगेटिंग फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड इज एंटी सोशल नेचर ऑफ द क्राइम, कि कितना ग्रेव ऑफेंस करा है। फिर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, किस तरीके का ऑफेंस है, एंड द पर्सनालिटी ऑफ द विक्टिम। ये 5 फैक्टर्स हैं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। फर्स्ट इज द मैनर इन विच द क्राइम वाज कमिटेड। सेकंड, मोटिव क्या था ऑफेंस करने का। एंटी सोशल नेचर ऑफ द क्राइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम एंड द पर्सनालिटी ऑफ द विक्टिम। ये 5 फैक्टर्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। यहाँ पर डेथ सेंटेंस के बाद दूसरा जो सेंटेंस है, दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
मतलब जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा, तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है। ये भी सीरियस ऑफेंसेस में दी जाती है। सेकेंड वी हैव इम्प्रिजनमेंट, दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर। बेसिकली रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं ना उसमें दी जाती है। यहाँ पर पर्सन को अंदर काम करवाया जाता है कुछ किसी भी तरीके का, और उसको उस काम के लिए पेमेंट भी दी जाती है। और इसी में सेकेंड टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ये मॉडरेट टू थोड़े लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें दी जाती है। फिर आता है फोर फीचर ऑफ फाइन। फोर फीचर ऑफ फाइन बेसिकली होता है जो ऑफेंडर है उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। अभी किस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, मे बी वो प्रॉपर्टी उसने चुरा कर ली हो, थेफ्ट की प्रॉपर्टी है या डिकॉइटी की प्रॉपर्टी है। कोई भी प्रॉपर्टी जो ऑफेंडर के पास है जो उसने क्राइम करके अपनी पोजेशन में ली है, तो वो वाली प्रॉपर्टी कोर्ट उससे फोरफीट कर सकता है। फिर आता है फाइन। कोर्ट चाहे तो फाइन सिंगल मतलब एक सिर्फ फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं ऑफेंडर पर, या फिर इम्प्रिजनमेंट के साथ भी फाइन दे सकते हैं। ये ऑफेंस टू ऑफेंस डिपेंड करता है। ऑफेंसेस में मेंशन होता है कि ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दिया जाएगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दिया जाएगा। या ऑफेंस टू ऑफेंस डिफर करता है। लास्ट पनिशमेंट इज कम्युनिटी सर्विस। जी हाँ, अब कम्युनिटी सर्विस भी पनिशमेंट की कैटेगरी में आ गया है। इसका मतलब यह है कि अब इम्प्रिजनमेंट ना देकर और फाइन ना देकर कोर्ट सिर्फ कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। मतलब एक इंसान जिसने ऑफेंस करा है वो समाज के लिए काम करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस जो है वो थोड़ी लेस सीरियस ऑफेंसेस में दी जाती है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये न्यूली एडेड पनिशमेंट है। आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस नाम की कोई पनिशमेंट नहीं थी। और एमसीक्यूज में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर देयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर देयर इन बीएनएस। तो ये आपको याद रखना है फॉर एमसीक्यू पर्पस। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज सेक्शन 5, जिसमें दिया गया है पावर टू कम्यूट पनिशमेंट। अब सेक्शन 5 बेसिकली बात क्या करता है, सरकार के पास यह अधिकार है कि किसी भी सजा को किसी और सजा में बदल सकती है। लेकिन यह कौन सी सरकार कर सकती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है। द गवर्नमेंट कैन चेंज एनी पनिशमेंट टू अनदर फॉर्म विदाउट द ऑफेंडर्स कंसेंट। यहाँ पर ऑफेंडर की कंसेंट की कोई नीड नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी ऑफेंडर की पनिशमेंट को किसी और पनिशमेंट में कन्वर्ट करना, तो उनको ऑफेंडर की कंसेंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, इफ सजा डेथ सेंटेंस है या ऑफेंसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो पनिशमेंट है उनको कम्यूट करेगी। एंड इफ अगर ऑफेंसेस ऐसे हैं जो स्टेट लॉज के अंदर आ रहे हैं, फॉर ऑफेंसेस अंडर स्टेट लॉज, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी और कम्यूट करेगी। इसका मतलब यह है कि कुछ खास मामलों में बिना अपराधी की मर्जी के सजा बदली जा सकती है। इंटरेस्टिंग राइट। अब हम समझते हैं इम्प्रिजनमेंट का टर्म और उसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। सेक्शन 6 बात करता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equal to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। तो सेक्शन 6 कहता क्या है, अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है अगर किसी को, तो इसका क्या मतलब है, कानूनी गिनती में यह 20 साल माना जाता है जब तक अलग से कुछ ना कहा गया हो। मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को इक्वलेंट माना जाता है टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 20 ईयर्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक किसी और लॉ में कुछ और ना बोला गया हो या फिर कोई और नंबर ना कोट किया गया हो, तब तक हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इक्वल मानेंगे अप टू 20 ईयर्स। इन जनरल लॉ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अब ये हमें कैलकुलेशन क्यों दी गई है, क्योंकि जब भी कम्यूट करने की बात आती है सेंटेंस को, तो अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कम्यूट करना हो तो हमें तो नहीं पता ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितना या फिर एक पर्टिकुलर ऑफेंडर कितना लाइफ तक या कितनी एज तक जिएगा। तो उसके लिए एक नंबर कोट करके दिया है लॉ ने खुद, दैट इज 20 ईयर्स। तो अगर हमें 20 ईयर्स का हाफ करना हो तो 10 साल। तो ऐसे ही अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करना होता है और या कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए 20 ईयर्स
लाइफ इम्प्रिजनमेंट माना जाता है। फिर आता है सेक्शन 7, sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. The punishment can be either rigorous or simple imprisonment. The court can decide fully rigorous, fully simple or partly rigorous and partly simple. अब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है सॉरी कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है एक ऑफेंडर को, वो या तो पूरी तरीके से रिग्रेस होगी, मतलब पूरे टाइम जब भी एक पर्सन जेल में रहेगा वो हार्ड लेबर करेगा, या फिर वो कम्प्लीटली सिंपल होगी कि पर्सन जब जेल में रहेगा तो उसको कुछ काम करने की के लिए नहीं बोला जाएगा। एंड थर्ड इज पार्टली रिग्रेस पार्टली सिंपल, दैट इज आधी रिग्रेस हो सकती है और आधी सिंपल हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 में बोला गया है अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एक्सेट्रा। तो बेसिकली सेक्शन 8 बात करता है कि फाइन का अमाउंट कितना होगा, और अगर कोई एक इंसान फाइन पे नहीं करता है तो फिर उस केस में उसकी क्या लाइबिलिटी होगी। अगर हम बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट के केस में इफ नो लिमिट इज सेट for a fine it is unlimited but not excessive. this is very important. अगर किसी भी ऑफेंस के साथ नहीं बताया गया है कि कितना फाइन लगना चाहिए, बस ये बताया गया है कि फाइन दिया जा सकता है इस ऑफेंस के पनिशमेंट में, तो उस केस में जो फाइन होगा वो अनलिमिटेड तो हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब कोर्ट बहुत सारी फैक्टर्स देखेगी फाइन देते वक्त कि एक पर्सन का क्या स्टेटस है, और या फिर अगर हम देखें तो कितनी वेल्थ है, तो या क्या ऑफेंस करा है उस इंसान ने। ऑफेंस सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है कि ऑफेंस कौन सा है, अगर ग्रेव है तो ज़्यादा फाइन होगा, अगर लेस सीरियस है तो कम फाइन होगा। तो कोर्ट बहुत सारी चीज़ें देखती है, बट वो फाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन दिया गया है कि कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि कितना फाइन होगा, बट दैट शुड नॉट बी एक्सेसिव। Second point talks about if the offense is punishable by imprisonment and fine. अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें imprisonment भी दी जा सकती है और फाइन भी दिया जाएगा। If fined, the court can order extra imprisonment in case of non-payment. The extra imprisonment is in addition to the other sentence. सिंपल सी चीज ये बोली जा रही है कि एक सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट है, मतलब एक ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है और फाइन भी दिया जा सकता है। तो कोर्ट ने एक सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट दे दी, फॉर सपोज 4 साल की सजा उस पर्सन को सुना दिया। आई एम जस्ट टेकिंग इट अ सिचुएशन, मतलब मैं सिर्फ ये जो नंबर्स कोट कर रही हूँ एग्जाम्पल देने के लिए ही कोट कर रही हूँ। एंड उसके साथ उसको फाइन दिया गया, फॉर सपोज 5 लाख रुपीस का फाइन दिया गया, ठीक है। ये एक पनिशमेंट दी गई है किसी पर्सन को। अब 4 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट तो वो काट ही रहा है, बट सपोज वो फाइन देने में डिफॉल्ट कर देता है, तो यहाँ पर कोर्ट उसको सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट के साथ डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। और वो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने फाइन जो 5 लाख रुपीस का था वो पे करने में डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट बात करता है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब ये जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दी है ये कितना हो सकता है, तो उसको डिसाइड करने के लिए कुछ यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं। पहला बोलता है कि अगर फाइन हमारा 5,000 से कम है या 5,000 है तो उस केस में 2 महीने तक का डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड सिचुएशन, अगर जो है फाइन वो 10,000 है या उससे कम है तो उसमें 4 महीने तक का डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। एंड इफ द डिफॉल्ट फाइन इज मोर देन 10,000, क्योंकि 10,000 तक तो हमने देख लिया, अगर फाइन जो है वो 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कैन बी अप टू 1 ईयर, ठीक है। ये मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट बताई गई है, अप टू 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और 1 ईयर, ये मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है। इससे कम तो कोर्ट दे सकते हैं। फॉर सपोज 5,000 का फाइन था, एक पर्सन नहीं पे किया, तो कोर्ट 2 महीने से कम, मतलब 1 महीना, 45 डेज और 30 डेज या 35 डेज कुछ भी दे सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2 मंथ्स। सेम जाता है 4 मंथ्स के लिए एंड 1 ईयर के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन एंड्स व्हेन। अब ये जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट है ये कब खत्म हो जाएगी। पहला, अगर पर्सन ये जो फाइन है ना 5 लाख रुपीस का ये पे कर देता है तो पर्सन को ये डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अंडरगो नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ ये जो सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट है ना यही उसको अंडरगो करना पड़ेगा।
तो दो चीजें बताई गई हैं कि कब कब ये डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट एंड हो जाएगी। पहला, जब वो ये पूरा कंप्लीट अमाउंट पे कर देगा, एंड दूसरा बात करता है अ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द फाइन इज पेड रिड्यूसिंग इम्प्रिजनमेंट अकॉर्डिंगली, कि अगर वो इसका प्रोपोर्शनल, फॉर सपोज वो 2.5 लाख पे कर देता है, तो ये जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट उसको दी गई है ना, इसका हाफ कर दिया जाएगा। मतलब उसने हाफ फाइन पे कर दिया, तो अब उसको हाफ ही डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अंडर को करना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इलस्ट्रेशन बोलती है ए इज फाइन विद 1000 रुपीज, ए को 1000 रुपए का जुर्माना पे करने के लिए बोला, लेकिन वो ये पे नहीं करता है, तो उसको बोला कि अगर वो नहीं पे करेगा तो 4 महीने का उसको डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अंडर को करना पड़ेगा। बट वॉट इफ 750 रुपीज वो पहले पे कर देता है बिफोर 1 मंथ, ए विल बी रिलीज आफ्टर 1 मंथ। तो जब वो 750 रुपीज, मतलब उसने काफी अमाउंट, मेजर अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर वो फिर 1 महीने के बाद ही रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने 1/3 अमाउंट पे कर दिया ना। यहाँ पर 1000 रुपए में उसने 750 पे कर दिया, तो जब 1/3 पे कर दिया तो उसको सिर्फ 4 महीने में से 1 महीने का ही इम्प्रिजनमेंट अंडर को करना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ 2 महीने इम्प्रिजनमेंट के बाद वो बंदा 500 रुपए अमाउंट पे कर देता है, तो 2 महीने उसको फिर रिलीज कर दिया जाएगा 2 महीने के बाद, क्योंकि उसने हाफ अमाउंट, 1000 रुपए का हाफ अमाउंट कितना होता है, 500 रुपीज, वो उसने पे कर दिया। तो यहाँ पर, और 4 महीने का 2 महीने हाफ होता है, तो 2 महीने उसने इम्प्रिजनमेंट अंडर को कर लिया, 500 रुपए पे कर लिया, तो अब उसको 2 महीने का जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट बचा हुआ है उसको अंडर को करने की कोई नीड नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर कलेक्टिंग फाइन्स। क्या टाइम लिमिट होगा फाइन्स कलेक्ट करने के लिए? फाइन कैन बी कलेक्टेड विद इन 6 years आफ्टर सेंटेंसिंग। मतलब जो फाइन इम्पोज करा गया है वो 6 साल, सेंटेंस के 6 साल के अंदर उसको कलेक्ट किया जा सकता है। इफ द ऑफेंडर इज इम्प्रिजन फॉर मोर देन 6 years, अगर 6 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट है ऑफेंडर की, तो फाइन कलेक्शन कैन कंटिन्यू अंटिल इम्प्रिजनमेंट एंड्स। तो मतलब फॉर सपोज 7 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई है किसी पर्सन को, तो ये 6 साल से तो ज्यादा है, तो 7 साल तक उससे कभी भी फाइन कलेक्ट किया जा सकता है। एंड इफ अगर 6 साल तक का ही है उसका इम्प्रिजनमेंट या उससे कम है, तो 6 साल के अंदर फाइन कलेक्ट कर सकता है इंसान। द ऑफेंडर्स डेथ डज नॉट रिमूव द लाइबिलिटी एंड अनपेड फाइन्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। बेसिकली ऑफेंडर की डेथ से उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती है, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफेंडर के पास है तो उससे फाइन रिकवर किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया गया है वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस is made up of parts, any of which part is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offences unless it be so expressly provided। जब कोई भी चीज एक ऑफेंस है, लेकिन वो ऑफेंस बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है, और वो जो पार्ट्स है वो खुद में एक ऑफेंस है, तो ऑफेंडर को सिर्फ एक ही ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, ए बीट जेड विद द 50 स्ट्रोक ऑफ अ स्टिक। मतलब ए ने जेड को 50 बारी स्टिक से मारा, तो ए कुड बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट फॉर ईच स्ट्रोक। अब ए को हर एक स्ट्रोक के लिए गिल्टी किया जा सकता है। हाउएवर ए इज ओनली पनिश्ड वंस फॉर द एंटायर बीटिंग। अब देखो क्या एग्जांपल है, ए ने 50 बारी एक स्टिक से जेड को मारा। अब यहाँ पर 50 टाइम्स उसने स्ट्रोक करा, 50 बारी मारा, तो ए को यहाँ पर 50 बारी हर एक स्ट्रोक के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको ओवरऑल 50 स्ट्रोक्स के लिए एक पनिशमेंट मिलेगी, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट वट जो भी, जिस भी कैटेगरी ऑफ ऑफेंस में वो फॉल करेगा, तो उसको पूरी एंटायर बीटिंग के लिए, मतलब 50 स्ट्रोक्स के लिए एक ही पनिशमेंट मिलेगी, और वो जिस भी ऑफेंस में फॉल करेगा वो पनिशमेंट मिलेगी उसको। हर एक स्ट्रोक के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसको एंटायर बीटिंग के लिए, और उस पूरी एंटायर बीटिंग में वो 50 स्ट्रोक्स आते हैं तो एक पनिशमेंट दी जाएगी। सेकेंड क्लॉज बोलता है वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 or more सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एन ऑफेंस इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग इन ऑफेंस आर डिफाइंड or punished, several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence constitute when combined a different offence. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any such offence. अब देखो
यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि व्हाट इफ एक डाउटफुल केस हो, ठीक है, और उसमें समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन को क्या पनिशमेंट दी जाए। तो एनीथिंग is an offense falling within two or more separate definition of an offense in force for the time being of which offenses are defined or punished several acts, या तो जो ऑफेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है, ठीक है, या फिर सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वुड बाय इटसेल्फ देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, कि बहुत सारे एक्ट्स मिलकर एक ऑफेंस बना रहे हैं और जब उनको कंबाइन कर दिया जा रहा है तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बना रहे हैं। तो इन दो डाउटफुल केसेस में कोर्ट क्या करेगा? द ऑफेंडर शेल नॉट बी पनिश्ड विद अ मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट फॉर हिम विच ट्राइज कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंस। मतलब उसको जिस ऑफेंस में लेस पनिशमेंट है ना, जिस ऑफेंस में कम पनिशमेंट है, जब एक पर्टिकुलर पर्सन पर कुछ ऑफेंसेस मतलब डाउटफुल है कि किसका चार्ज लगना चाहिए या फिर किसके अंडर उसको पनिश करना चाहिए, तो उस केस में जिसमें विद मोर शेल नॉट बी पनिश विद मोर सीवियर पनिशमेंट, तो मतलब जिसमें लेस पनिशमेंट है उसके लिए ऑफेंडर को पनिश करना पड़ेगा। फिर आता है दूसरा इलिस्ट्रेशन, देख लेते हैं। ए बीट जेड, वाई इंटरफेयर्स एंड ए स्ट्राइक्स वाई। तो ए ने जेड को मार रहा था, वाई ने इंटरफेयर कर दिया और ए ने जेड को भी स्ट्राइक कर दिया। तो यहाँ पर ए को पनिशमेंट मिलेगी हर्ट करने की जेड को और स्ट्राइक करने की वाई को। तो मतलब यहाँ पर दो पनिशमेंट्स मिल रही हैं उसको, सेपरेट पनिशमेंट, क्योंकि यहाँ पर तो ए इलिस्ट्रेशन में वो एक ही पर्सन को मार रहा था लेकिन 50 स्ट्रोक्स दिए, यहाँ पर दो लोगों को मारा है तो डिफरेंट पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि ये सेपरेट विक्टिम हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 10 और फिर सेक्शन 13। सेक्शन 10 बेसिकली बात करता है डाउटफुल केसेस की। Punishment of person guilty of one of several offenses, judgment stating that it is doubtful of which, कि एक पर्सन जो है उसको पनिशमेंट दी जा रही है और वो सेवरल ऑफेंसेस से गिल्टी है, मतलब उस पर बहुत सारे ऑफेंसेस का गिल्ट लगा है लेकिन ये डाउट है कि किसका उस पर punishment imposed करी जाएगी। In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided, if the same punishment is not provided for all। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर किसी पर्सन ने एक क्राइम किया है लेकिन यह क्लियर नहीं है कि किस कैटेगरी में वो आता है या फिर किस ऑफेंस में हम उसको फॉल करें, ठीक है, तो उस केस में सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसे कम से कम सजा दी जाएगी। ये एक बेसिकली लॉ की फेयरनेस दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है लोएस्ट पनिशमेंट। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन फॉर सपोज उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं मर्डर के, ग्रीवियस हर्ट के और हर्ट के, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ पर उसको सबसे और डाउट है, वैसे मर्डर और ग्रीवियस हर्ट में डाउट ही होगा, हम ग्रीवियस हर्ट और हर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन पर ग्रीवियस और हर्ट के चार्जेस लगे हैं लेकिन डाउटफुल केस है, तो यहाँ पर कोर्ट उसको पनिशमेंट देगा हर्ट की, क्योंकि लोएस्ट जिसमें पनिशमेंट है वो वाला पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम एक साथ उसके सारे सेक्शंस पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 13 में बोला गया है एनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन से हमें क्या पता लग रहा है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक पर्सन जो क्राइम्स करता रहता है, रिपीटेडली क्राइम्स करता रहता है। whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable under chapter 10 and chapter 12 of this Sanhita with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward shall be guilty of an offence punishable with either of those chapters with like imprisonment for a term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years। मतलब एक पर्सन है जिसको पहले चैप्टर 10 और चैप्टर 12 में कन्विक्ट किया हुआ है, ठीक है, और उस फर्स्ट टाइम जब कन्विक्शन था उसको 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई थी। अब उसको दोबारा से कन्विक्ट किया जा रहा है, तो जब उसको दोबारा से कन्विक्ट किया जाएगा तो उसको एनहांस पनिशमेंट मिलेगी। एनहांस पनिशमेंट क्या हो सकती है, या तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाएगा या फिर 10 साल तक की सजा दी जाएगी, और वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, इधर रिग्रेस और सिंपल। अब हम बात करते हैं सेक्शन
11 और 12 की। सेक्शन 11 एंड 12 हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है। क्या आपने कभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में सुना है? सेक्शन 11 ये बोलता है अगर किसी व्यक्ति को रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसे अकेला भी रखा जा सकता है। मतलब एक इंसान को बाकी ऑफेंडर्स के साथ नहीं रखा जाएगा, उसको एक जेल में रखा जाएगा अकेले, जहां से वो उस मतलब किसी से भी उनका कांटेक्ट नहीं रहता है, ना ही वो किसी को देख पाते हैं। बेसिकली ये उसको पश्चाताप करवाने के लिए एक इंसान को, ताकि वो बैठकर सोच सके कि उसने क्या गलत किया है और क्यों किया है, और वो रिपीट ना करे। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 10 में दिया गया है। बेसिकली सेक्शन 11 बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसे अकेला रखा जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। तो ये याद रखना कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ उन केसेस में दिया जाता है जिसमें जो हमारी सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। अब हम ड्यूरेशन देख लेते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। 1 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है अगर टोटल इम्प्रिजनमेंट 6 साल या उससे कम है। ठीक है। 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है अगर टोटल इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या 1 साल तक की है। 3 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है अगर टोटल इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज्यादा है। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 3 महीने से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी केस में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन देख रहे हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कितना हो सकता है। तो 1 साल से जितने भी ज्यादा वाले केसेस हैं जिनमें 1 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो हम उसमें 3 महीने तक का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। अब सेक्शन 12 में लिमिट दी गई है कि कैसे कैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये एक जुडिशियल ऑर्डर है क्योंकि ये जज ने दिया है। ठीक है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्योंकि इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, यहाँ पर जेलर एग्जीक्यूट कर रहे हैं इनको। तो ये एग्जीक्यूशन बेसिकली गवर्नमेंट देती है। कैसे? कैन नॉट एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। ये 14 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। मतलब एक पर्सन को 14 डेज तक ही एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, उससे ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। बीच बीच में इतना ही इक्वलेंट गैप देना जरूरी है। गैप बिटवीन कन्फाइनमेंट पीरियड्स मस्ट बी इक्वल टू द कन्फाइनमेंट पीरियड। वही कि अगर 14 डेज का किसी को कन्फाइनमेंट दिया है फॉर सपोज, तो उसको फिर 14 डेज का गैप देना बहुत जरूरी है। 14 डेज इक्वल गैप देना है। अगर किसी को 7 डेज का कन्फाइनमेंट दिया है तो 7 डेज का गैप इज मस्ट। ठीक है। ये बेसिकली उस पर्सन की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। एंड इफ इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 3 मंथ्स, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 7 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। तो अगर इम्प्रिजनमेंट 3 महीने का है, दैट इज ये वाला केस, तो इसमें 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने में दिया जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पर सारे ही चैप्टर 2 में पनिशमेंट्स को कंप्लीट ब्रेक डाउन किया है। हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी, पनिशमेंट्स, जेल, फाइन्स और रिपीटेड ऑफेंडर्स तक हमने डिस्कस करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि क्या आप कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट के रूप में एक अच्छा कदम मानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।